चलिए फिर से स्वागत है आपका स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग हिस्ट्री और 10th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, जिसमें 12th और 10th दोनों का रहेगा। ये क्वेश्चन जो है 12th और 10th दोनों के लिए लागू होता है, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है कि लिंगायत कौन थे और इन्होंने किस प्रकार की चुनौतियां दी थी, और ये चुनौतियां किनको दी थी, इसके बारे में जानेंगे। देखिए होता क्या है, वासवान नामक का एक ब्राह्मण थे, वासवान नाम के एक ब्राह्मण थे, जिन्होंने देखा कि हिंदू धर्म में लगातार क्या हो रहा था कि रोज ब्राह्मणवादी विचारधाराओं का विकास हो रहा था। नए नए कानून, नए नए नियम, नए नए तरीके के तौर तरीकों का नए नए यानी नियम कानून बन रहे थे, और ऐसे कानून बन रहे थे जिससे क्या हो रहा था कि जो व्यक्ति हिंदू धर्म में था उन्हें उनका जीना दुश्वार हो रहा था, उनके ऊपर लगातार बोझ बढ़ रहा था। उदाहरण के लिए आज मंगलवारी है, कल सोमवारी है, परसों इष्ट पूजा करना है, तरसों ये करना है, तो ये ऐसे मंदिर में आपको नहीं जाना होगा, वैसे मंदिर में जाना है। तो तरह तरह के नियम कानून से क्या हो रहा था कि पूरा तरह से हिंदू धर्म एक बोल सकते हैं कि एक दबाव में यहाँ के लोग यानी हिंदू धर्म के लोग जी रहे थे। और इस दबाव से मुक्त होने के लिए लिंगायत नामक एक नई बोल सकते हैं नई प्रणाली को शुरू किया गया, जिसको ये वासवान नामक एक ब्राह्मण ने शुरू किया था, जिसके तहत उन्होंने कुछ मुख्य बिंदुओं की चर्चा की थी। और इस बिंदुओं के तहत ठीक है उन्होंने हिंदू धर्म में जो भी अनाप शनाप हो रहा था उसको रोकने का प्रयास किया था। पहला क्या था वो बताते हैं। पहला तो ये था कि लिंगायत में जो भी लोग थे ना, उन्हें यह मुक्त रूप से उन्हें यह एकदम खुला छूट दिया गया था कि आप ईश्वर को भज सकते हैं, आपको जाति प्रथा के नाम पर कहीं भी प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। दूसरा, यहाँ अस्पृश्यता की कोई भी भावना नहीं देखी जाती थी लोगों में कोई भी तरह से अस्पृश्यता मतलब कि छुआछूत की भावना, या फिर बोल सकते हैं कि ऊंच नीच की भावना, अमीर गरीब की भावना को दूर रखा जाता था। तीसरा, यहाँ पर विधवाओं को या फिर बोल सकते हैं कि आप जो वृद्धा आश्रम में जो औरतें रहती थी उन्हें भी, और जितने भी तरह के निम्न दर्जे के निम्न कैटेगरी के महिलाएं होती थी उन्हें भी मौका दिया जाता था इस धर्म में बोलने का। उनको अधिकार दिया गया था कि आप अपने मन से जो भी भावनाओं को रखना चाहते हैं, जो भी बातों को रखना चाहते हैं, रख सकते हैं। इस धर्म के तहत जो लिंगायतन जो था समुदाय जो था, इसके तहत क्या किया जाता था, लोगों को मुक्त रूप से हर प्रकार की किताबों को पढ़ना, हर प्रकार की जानकारियों को जानना और तरह तरह की विद्याओं को सीखने का, शैलियों को सीखने का अधिकार दिया गया था। जैसे मान लीजिए कि पहले के जमाने में क्या होता था कि विधवाओं को पुनर्विवाह नहीं किया जा सकता था, लेकिन ये लिंगायत में ये चीज लागू किया गया था। वे साफ साफ ये कहते थे कि हमारा जो जितना भी ब्राह्मणों द्वारा पुराने जमाने में जो भी नियम कानून कड़े थे उनका ये उल्टा करते थे। जैसे कि ये शिव के भक्त होते थे, ये भी जान लीजिए ये शिव के भक्त होते थे। ये कोई व्यक्ति जब मरता था ना, तो ये इनका यह सोच था, इनका यह मानना था कि जो भी कोई आदमी जब मरता है तो वो शिव के गोद में जाके सो जाता है या शिव के भक्ति में लीन हो जाता है, और उसे वापस नहीं लाया जा सकता है। ये पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते थे। इनके अनुसार जब कोई मरता था, जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उन्हें दफन किया जाता था। तो ये सभी लिंगायत में होता था। और इसी तरह से लिंगायत जो था वो ब्राह्मणवादियों के विरोध में कुछ कार्य को करता था। देखिए साथ ही साथ आपको ये भी मानना होगा कि ये थे हिंदू धार्मिक थे, लेकिन ये शिव के भक्त थे, इन्हें शिवालिक भी कहा जाता था। तो जो लिंगायत व्यक्ति या जो लिंगायत धर्म से या लिंगायत श्रेणियों से आते थे वो अधिकतर शिव की पूजा करते थे, शिव की उपासना करते थे। इनके पास बोल सकते हैं कि ये आज के समय के जितने भी बड़े बड़े साधु संत जो सिद्धि ले लेते हैं उनके जैसे ये थे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट था कि ये छूट दिए हुए थे उस समय में। जैसे राजा राम मोहन राय ने किया था ना बाल विवाह, फिर आपका पुनर्विवाह, उसके बाद जितना विधवा विवाह, ये सब का उन लोग बहुत ज्यादा हेल्प किया था और ये सब कुप्रथाओं को हटाया था। सती प्रथा, ये सब प्रथाओं को हटाया गया ना। तो उसी तरह लिंगायतन में भी ये नियम लागू था कि सती प्रथा का विरोध किया गया। वहां पर जितना भी बोल सकते हैं छुआछूत की भावना थी सबको हटा दिया गया था। तो ये कुछ पॉइंट्स थे लिंगायत के धर्म का। अब देखिए अगला क्वेश्चन है इतिवृत्त क्या है। देखिए पुराने जमाने में मुगल साम्राज्य जो था ना, वो वहां के शासक सब
अपने कार्यों को, या बोल सकते हैं अपने द्वारा जितने भी कर्मकांड हुए थे या जितने भी घटनाएं हुई थी, उनका जिक्र वे चाहते थे कि एक किताब में जरूर रहे। और उन किताबों का, जैसा आज अगर हम कुछ करते हैं तो हम लोग वीडियो बना के डाल दे रहे हैं यूट्यूब पर, तो उस पुराने जमाने में क्या करते हैं, उस समय वीडियो तो नहीं होते थे ना, तो वीडियोस नहीं होने के कारण या इंटरनेट नहीं होने के कारण वो लोग क्या करते हैं, किताबों में सब लेख को लिखते थे, और उसके लिए वो एक अलग से लोग को नियुक्त किया करता था, एक अलग से दरबार कवि या एक अलग से दरबार में, अपने दरबार में लोगों को रखते थे, जिसका काम सिर्फ यही होता था कि वो मुगल साम्राज्य या फिर जो भी साम्राज्य चलता था उसके द्वारा जो भी घटनाएं हैं उन्हें लिख करके एक किताब तैयार करे। इस किताब को आने वाले पीढ़ी में, मतलब कि हम लोग या फिर और इसके बाद जो लोग आएंगे वो पढ़ के उस समाज के बारे में जान सके जो समाज रजवाड़ों के टाइम में चलता था। तो इसे देखिए, अंग्रेज सब ने इसमें भी क्या किया, इसमें हस्तक्षेप किया। वो लोग इसको क्या बोलते थे, वो लोग इसे बोलते थे कॉर्निकल्स बोलते थे, ठीक है। तो इतिवृत्ति को कॉर्निकल्स भी बोला जाता है। और इनका मुख्य काम क्या होता था, इनका मुख्य काम होता था राजाओं के द्वारा किए गए कार्यों को या उनके शासन क्षेत्र में जितने भी काम होते थे उनको लिखकर राजाओं को अवगत कराना कि आपके क्षेत्र का स्थिति ऐसा है, आपके क्षेत्र में प्रजा यहाँ ऐसा इस हालात में है, इस हालात में वो क्या कर रहे हैं, अभी अच्छे हैं या इस हालात में खराब है। ये सभी जानकारियां वो किताब के माध्यम से राजाओं को भी देते थे और आने वाली पीढ़ियों को भी वो क्या करते थे, इनसे पता करवाते थे कि देखिए कैसे आने वाली पीढ़ी जो जानती थी कि पुराने जमाने में कैसे कैसे हुआ करता था, कैसी व्यवस्थाएं थी, कैसे कार्य होते थे, अवगत कराने का काम किया जाता था इतिवृत्तियों के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि जजिया कर क्या है या जजिया क्या है, स्पष्ट करें। देखिए, जजिया कर एक प्रकार का ऐसा कर था जो मुगल साम्राज्य द्वारा हिंदुओं से लिया जाता था। ये जैसे टैक्स भरते हैं ना, आज बहुत व्यक्ति जब बाहर पूजा करने से हज करने जाते हैं, हमारे मुस्लिम भाई सब, तो टैक्स भरते हैं। अभी तो फिलहाल ये टैक्स फ्री कर दिया गया था, पहले अब शायद दिया जाता है या नहीं लिया जाता है पता नहीं, लेकिन इसको लिया जाता था, पहले छूट था इसमें। तो उसी तरह जजिया कर जो है वो हिंदुओं द्वारा लिया जाने वाला एक कर था। किसके लिए, ये मुगल साम्राज्य लेते थे, मुगल साम्राज्य के शासक लेते थे, शेरशाह सूरी ये सब लिया करते थे। इसके तहत क्या होता था, इसके तहत वो उन्हीं लोगों से कर लेते थे जो इसको देने में सक्षम होते थे। साथ ही साथ मुगल साम्राज्य जो है वो उन लोगों से, मुगल शासक उन लोगों से नहीं लेते थे, किन लोगों से, जैसे महिलाएं, जैसे जो अपंग लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, उन लोगों से वो जजिया कर नहीं लेते थे। और ये टैक्स किन लोगों से लिया जाता था, जो अमीर वर्ग के लोग होते थे या फिर जो देने में सक्षम होते थे। हिंदू धर्म में जो देने में इस कर को, इस टैक्स को देने में सक्षम होते थे, उन्हीं से लिया जाता था। देखिए, बहुत अच्छा सुविधा दिया गया था, जजिया कर को बहुत अच्छा सुविधा दिया गया था। बाद में से खत्म कर दिया गया क्योंकि अंग्रेज जब घुसा तो इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया गया था। लेकिन ये जजिया कर मुगल सम्राट के द्वारा लिया जाने वाला एक कर था, शेरशाह सूरी तक इसको लिया गया था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जानते हैं लोग। पूरा बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है और इसे क्यों बनाया गया था। देखिए, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में बनाया हुआ है और इसको बनाया गया था गुजरात में जब मुगलों ने जीत हासिल की ना, तो अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा को जो है उसको तैयार किया गया। और अकबर ने क्या किया, इसे उस खुशी में तैयार किया कि उन्होंने क्या किया था, अपना आधिपत्य फतेहपुर सीकरी पे यानी कि गुजरात के पूरे होल एरिया पे, पूरे क्षेत्र में अपना क्या किया था, आधिपत्य जमा लिया था। और उसी कारण उन्होंने एक बुलंद दरवाजा नामक, बोल सकते हैं कि इतिहास का एक बहुत अच्छा सा प्रतिरूप तैयार किया, जिसे आज पर्यटन के रूप में लोग जाते हैं, वहां देखते हैं। ये उनकी जीत की निशानी थी, किनकी, ये अकबर की जीत की निशानी थी। कहां बनाया गया है, फतेहपुर सीकरी में, और गुजरात को जीतने के बाद इसे बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, यह भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें, ठीक है। और वर्ष 1960 से 61 में वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई, इसका क्या कारण था। देखिए, भारत में भूमि उपयोग पता है आपको होता क्या है। 1960 और 61 में हुआ ये कि बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है, फैक्ट्रियां यहाँ बन रही थी, क्योंकि भारत आजाद हो चुका था, तो लगातार क्या, इसका प्रोग्रेस तो बढ़ेगा ही। तो जब आजाद हुआ तो लगातार नई नई कंपनियां, नए नए उद्योग यहाँ खोले जाने लगे, और इन उद्योगों को ऐसे जगह पे खोला जाने लगा जो बहुत ज्यादा जंगली क्षेत्र में आते थे, या बहुत ज्यादा ऐसा क्षेत्र को अपनाया गया जहां पर पर्यावरण संसाधन बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित थे, और इन पर्यावरण संसाधनों का सीधा उपयोग वो आराम से वहां से कर सकते थे, बिना ट्रांसपोर्ट खर्च का, बिना कोई चीज का। मान लीजिए कि कहीं जंगल है, बीच में वहां पर एक लकड़ी का मिल खोल दिया, और उनसे क्या, वो वहां से लकड़ी भी काट रहा है और उसको बना के फिर
बेच भी रहा है। तो ये बहुत आसानी से हो रहा था, लेकिन जिस तरह से पेड़ों की कटाई हो रही थी और लगातार उद्योग बढ़ रहे थे ना, उस तरह से पेड़ों को लगाया नहीं जा रहा था। तो इसमें परिवर्तन होता ही नहीं, क्योंकि जब पेड़ों को लगाया जाएगा तब ना होगा कि चलिए दोनों तरफ बैलेंस है। लेकिन जब पेड़ों को अधिक मात्रा में काटा जा रहा है और इधर पेड़ों को लगाया भी नहीं जा रहा है, तो ऑटोमेटिक क्या हुआ, जंगल खत्म होने लगे और जंगल का विकास पूरी तरह रुक गया। तो 1960 और 61 के दशक में यही हुआ था कि भूमि उपयोग तो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जहां मन तहां फैक्ट्रियां खुल रही है, जहां मन तहां मैपिंग हो रहा है, नए नए घर बन रहे हैं, लेकिन वहां पर पेड़ों का जो उत्पादन था या पेड़ों को लगाने की जो प्रक्रिया थी उसको कोई बल सरकार नहीं दी थी, जिसके कारण बहुत ज्यादा मात्रा में पॉल्यूशन बढ़ा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगा। लगातार भारत को ऐसे प्रदूषण का शिकार होना पड़ा जो क्या कर रहा था, भारत की वायु को प्रदूषित कर रहा था। तो इस कारण से हम बोल सकते हैं कि सरकार की अनदेखा होने के कारण 1960 और 61 में सरकार को प्रकृति का अनदेखा करने के कारण, ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण पेड़ पौधे थे या बोल सकते हैं महत्वपूर्ण जंगल थे, उनकी कमी घटती गई और इसी तरह क्या हुआ कि इनका वृद्धि नहीं हो पाया, किनका, प्राकृतिक संपदाओं का वृद्धि नहीं हो पाया। अगला क्वेश्चन है, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में कैसे सहायता पहुंचता है, किन्हीं चार का उल्लेख करें। देखिए व्यापार और निवेश, अगला जो वीडियो आया था उसमें भी व्यापार और निवेश के बारे में बताए थे, तो इसको जरा क्लियर करते हैं अच्छा से। देखिए जब कोई व्यापार को, ठीक है, पहला पॉइंट बता दे रहे हैं, जब कोई देश खुला रूप से व्यापार करने का वहां का सरकार उसको ऑर्डर दे देता है ना, मान लीजिए कि कोई भी देश है, अमेरिका को भारत ऑर्डर दे दिया, अमेरिका का कोई कंपनी उसको भारत ऑर्डर दे दिया, ठीक है, आप मेरा देश में आके खुला रूप से व्यापार कर सकते हैं, आपको कोई रोक टोक, कोई भी तरह का रोक टोक नहीं होगा। तो इससे भारत को फायदा क्या हो जानते हैं, सबसे पहला फायदा तो होगा कि भारत में लोगों को रोजगार मिल जाएगा, ठीक है। अब उस कंपनी को क्या फायदा होगा वो जानिए। पहला कंपनी को फायदा ये होगा कि कंपनी को खुला रोजगार, यानी खुली तरह से उसको खुला हुआ एकदम पूरा पिटारा मिल जाएगा कि भाई यहाँ आराम से आप बिना निसंकोच क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं और अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। आपका जो प्रोडक्ट बिक रहा है उसको ज्यादा मात्रा में उत्पादित करके बढ़ा भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, बना भी सकते हैं, कोई भी रोक टोक नहीं होगा। दूसरा, इससे दो देशों के बीच, ठीक है, दो राष्ट्रों के बीच की कोई नजदीक आने का मौका मिलता है और वे क्या करते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं कि मित्रता की भावना से जुड़ने लगते हैं। तीसरा फायदा क्या होता है, दोनों देशों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगता है, क्योंकि जब एक देश से कोई कंपनी आकर दूसरे देश में निवेश करेगी तो यहाँ के लोगों को तो रोजगार मिलेगा ही, साथ में कंपनी को जो फायदा होगा वो कहाँ जाएगा, दूसरे जिस देश से वो कंपनी आया वहां जाएगा ना, तो इसमें भी फायदा होता है। तीसरा क्या होता है कि जब कोई देश निवेश करता है ना तो उससे क्या होता है, महंगाई जो होता है थोड़ा कम होता है, क्योंकि सरकार यहाँ पर खुला व्यापार उसको दे देता है कि आपको टैक्स फ्री कर दिया गया है, आप यहाँ व्यापार करो, और कुछ टैक्सेस भी लगाते हैं तो वो छोटा सा टैक्स होता है, वो आराम से मेंटेन करता है। तो इससे क्या होता है, कोई भी वस्तु का वो निर्माण कर रहा है उसका महंगाई लगभग नहीं बढ़ता है। इसीलिए देखिएगा मोबाइल कंपनियों में कोई मोबाइल का दाम अगर 10,000 है ना, तो उसका बहुत ही रेयर मौका में उसका दाम 15,000 होगा, नहीं तो उल्टा वो दाम क्या होता है, घटने लगता है, घटता है ना। तो इस तरह क्या होता है कि व्यापार में जो निवेश करता है वो इतना जान लेता है कि वहां उसको फायदा है, तभी वो उसमें क्या करता है, अपना निवेश करता है और वहां के लोगों को रोजगार देता है और वहां से सामान का उत्पादन शुरू करता है। अगला फायदा ये होता है, जब भी कोई विदेश का व्यापारी या विदेश के कंपनियां किसी देश में अपना निवेश करती है ना, तो वो ये भी देखती है कि वहां पर जो शिक्षित लोगों की कमी ज्यादा है या शिक्षित लोगों की संख्या ज्यादा है। तो जहां शिक्षित लोगों की संख्या ज्यादा होगी वहीं पर वो लोग ज्यादा निवेश करेंगे, क्योंकि उन्हें उससे क्या होगा, अधिक फायदा होगा, उन्हें अपने ज्यादा एम्प्लॉय को वहां भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ ही एम्प्लॉय द्वारा क्या किया जाएगा, वहां के व्यापार को बहुत अच्छे तरीके से चलाया जा सकता है। तो इस तरह से व्यापारिक कंपनियां जो है वो निवेश करती हैं उन देशों के तहत, उन देशों की नीतियों पे जो क्या करते हैं, इनमें सक्षम होते हैं, ठीक है। और ये वैश्वीकरण से क्या करते हैं, दोनों का आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहायता करते हैं, उनकी मित्रता को आगे बढ़ाते हैं और दोनों देशों को विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक गतिविधियां रोजगार की परिस्थिति के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती है। देखिए आर्थिक गतिविधियां जो है ना, रोजगार की परिस्थिति को इसको दो भागों में बांट दिया गया है, एक है संगठित और एक है असंगठित। संगठित क्या होता है, एक ऐसा बोल सकते हैं एक ऐसा कार्य या एक ऐसा बोल सकते हैं कि विधि जिसके तहत सरकार पूरी तरह से इस रोजगार को पंजीकृत करती है। सरकार इसमें निवेश नहीं करती है, कोई दूसरी कंपनी इसमें निवेश करती है, कोई भी अदर कंपनी थर्ड पार्टी इसमें निवेश करेगी, लेकिन सरकार के द्वारा सरकार के नियम कानूनों का यहाँ पालन किया जाता है। मान लीजिए टाटा कंपनी हो गया,
फिर आपका जाकर के रिलायंस हो गया, और ऐसे कंपनियां जिसमें जो सरकार के नियम कानूनों का पालन करके लोगों को रोजगार देती है, और ये नियमित रोजगार देती है। ये नहीं कि जब मन हुआ तब निकाल दे, वैसा नहीं, नियमित रोजगार भी देगी। इसमें सरकारी कंपनियां भी आती हैं, ठीक है। तो नियमित रोजगार देके वो क्या करती हैं, उन लोगों को आश्रय देती है, उन लोगों का जीवन यापन उसी पे डिपेंड होता है। हाँ, और साथ ही साथ क्या होता है कि यहाँ पर लोगों का भविष्य सुनिश्चित होता है कि उन्हें अगले महीने अगर 30,000 मिला तो आने वाले महीने में भी 30,000 ही मिलेगा। तो ये आने वाले, ये क्या होता है, फिक्स होता है, इसमें कोई भी तरह का बदलाव नहीं हो सकता है, और इसको सरकार द्वारा पंजीकृत किया जाता है, जिसे बदला नहीं जा सकता है। लेकिन असंगठित क्या होता है, वैसे कंपनियां या वैसी फैक्ट्रियां जो सरकार के अधीन नहीं होती है और जो सरकार के नियमों का पालन नहीं करती हैं, और जिनमें जो कभी भी बंद हो सकती है, कभी भी उनमें क्या हो सकता है, घाटा हो सकता है, कभी भी लोगों को निकाला जा सकता है, जो पूरा तरह से बोल सकते हैं कि एक तरह से ये सरकार के कंट्रोल से बाहर होती है, सरकार के नियंत्रण से बाहर होती है, लेकिन लोग इसमें रोजगार करते हैं। उदाहरण के लिए बता देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बिस्किट बनाने का फैक्ट्री हो गया, तो ये फैक्ट्री कुछ दिन चला, कोई पावरोटी बनाने का फैक्ट्री हो गया, कुछ दिन चला, उसके बाद सीजन खत्म हुआ, बंद कर दिया गया। कोई झोला बनाने का फैक्ट्री हो गया। तो छोटे छोटे लघु उद्योग इसमें ज्यादा होते हैं, तो ये सरकार के अधीन नहीं वर्क करते हैं। तो ये सब कुछ क्वेश्चन था जिसको आपको मैंने प्रयास किया बताने का, और अगर अच्छे समझ में आ गया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और मिलेंगे फिर हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए